लद्दाख में चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। वहां T-90 टैंक भी तैनात किए जा चुके हैं। बोफोर्स तोप और बाकी हथियार तो पहले ही पहुंचा दिए गए थे। यह तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन विश्वासघात से बाज आता नहीं दिख रहा। भारत ने चीन के खिलाफ रणनीतिक घेरेबंदी भी तेज कर दी है। चीन इसी बात से तिलमिलाया हुआ है क्योंकि भारत ने उसे कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। रूस ने भी शी जिनपिंग को संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ चीन ने कोई चाल चली तो वो भारत से अपनी दोस्ती खुलकर निभाएगा। कुछ दिन पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कबूल किया था कि चीन में रूस और भारत के रक्षा समझौतों से खलबली बची हुई है। दरअसल गलवान घाटी में हिंसक झड़प के 2 हफ्ते बाद ही रूस ने भारत को 21 मिग-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया था। साथ ही यह वादा भी किया था कि वो भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई समय से पहले कर देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की। भारत और रूस की दोस्ती ये रंग देखकर चीन दंग है। चीन को उम्मीद नहीं थी कि रूस और अमेरिका अपनी पुरानी दुश्मनी के बावजूद एक साथ भारत के लिए तनकर खड़े हो जाएंगे। अपनी घेरेबंदी से चीन आज तड़प रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके लिए चीन खुद जिम्मेदार है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू होने के बाद से ही चीन ने दूसरे देशों के साथ सिर्फ दुश्मनी निभाई। जापान के साथ उसकी ऐतिहासिक दुश्मनी थी। भारत के साथ उसने 1962 में, रूस के साथ 1969 में जंग लड़ी। 1990 के दशक तक चीन की कोई औकात नहीं थी, इसलिए बाकी देशों ने उसकी दुष्टता को नजरअंदाज कर दी। जैसे जैसे चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ी तो सबको समझ में आ गया कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो चीन की वजह से ही होगा। यही खतरा भांपते हुए जापान ने 2007 में अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की पहल की। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाया जा सके। इन 4 देशों के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ आपसी तालमेल और साझा युद्ध अभ्यास ही होता रहा है। लेकिन अब खबर है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही रणनीतिक समझौता भी हो सकता है। LAC पर पस्त हुई लाल सेना। सरहद पर चीन को दिखी उसकी हद। चीन के विरुद्ध 5 मोर्चों पर युद्ध। मोदी के पंचतंत्र में फंसा चीन। लद्दाख, वो इलाका जिस पर चीन की नजर 50 के दशक से टिकी है। चीन जानता है कि एशिया में उसका सिक्का तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जैसी शक्ति उसके सामने खड़ी है। इसीलिए चीन धीरे धीरे कर भारत पर सामरिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार चीन का भ्रम भारतीय सेना के पराक्रम की आग में भस्म हो चुका है। आपको दिखाएंगे कि मोदी के पंजे में चीन कैसे फंस चुका है। लेकिन पहले उस लद्दाख और LAC का हाल जहां जवानों और जनता दोनों का जोश आई है। फॉरवर्ड चौकियों पर सर्दियों में डटे रहने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। सर्दी से बचाने के लिए साजो सामान, सैनिकों को फिट रखने के लिए राशन और चीन को माकूल जवाब देने के लिए हथियार, गोला बारूद का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। साथ ही सर्दियों में लद्दाख के सारे सड़कें और पुल खुले रह सकें, इसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। T-90 टैंकों का रुख भी अब लद्दाख की तरफ मोड़ने की तैयारी हो रही है। सर्दियों के मौसम के लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारी तैयारी की है।
फिलहाल LAC तक पुलों को मजबूत किया जा रहा है और सर्दियों में भी सड़कें खुली रखने का बंदोबस्त किया जा रहा है। दरअसल लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी तक राशन हथियारों की सप्लाई ट्रकों से होती है, तो रोड खुला रहना जरूरी है। इसके साथ खबर यह भी है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर T-90 टैंक भी तैनात हो सकते हैं। फिलहाल बख्तरबंद गाड़ियों से जवानों को LAC तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में LAC पर मिसाइलों की तैनाती भी कर दी गई है। हल्के और हर तरह की जमीन पर अचूक लड़ाकू क्षमता वाले T-20 टैंक को बहुत सोच समझकर चुना गया है। T-90 टैंकों की गिनती या उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होता है। T-90 टैंक की गन 125 मिलीमीटर की है। उसके साथ ही साथ ये एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकता है। इसका वजन अपने साइज को देखते हुए बहुत कम है, 48 टन, और उसकी हार्स पावर 1000 हार्स पावर काफी अधिक होती है। पेंगोंग झील से सटी चोटियों पर भारत को बढ़त मिलने के बाद चीन को जबरदस्त झटका लगा है और वो आए दिन LAC के नजदीक अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भारत ने भी चीन को चोट पहुंचाने की पुख्ता तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजाम हो चुका है। चाइना की जो पॉलिसी है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से वो अपने उसूलों को या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की, वो इस समय पूरी तरीके से फेल हो गई। अभी तक वो छोटे मोटे देशों से के ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब भारत के साथ उसका सामना पड़ा तो उसको बड़ी मुंह की खानी पड़ी। LAC पर भारतीय सेना का जोश तो हाई है ही, लद्दाख की जनता भी सेना के साथ पूरे जोश खरोश के साथ खड़ी है और जवानों के लिए लद्दाख की वो खास चीजें भेजी जा रही हैं जो सर्दी में उनके शरीर को पोषण दे सके। लोकल खाना किस तरीके से वो पैक करके भेजते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं ये आप जरा अगर मुझे बता सकें कि क्या क्या चीजें ये हैं। ये ड्राई सब्जी है सर, जो यही खेत में भी उगता है। हाँ। अभी इसको सुखा के फिर उसको रेडी टू ईट किया हुआ है सर। और ये लोकल मटर है सर, हाँ। जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है सर। और इसमें ये जो पनीर है सर, जो सूखा पनीर लस्सी के उबालने के बाद बनता है सर। इसको हम इस सत्तू के साथ मिला के भी खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग इसमें चीनी भी मिक्स करता है जो ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते हैं। सीमा पर राशन भेजने वालों में लद्दाख के वो रिटायर्ड फौजी भी हैं जो 62 और 65 की जंग लड़ चुके हैं। इन्हें विश्वास है कि इस बार चीन ने गलती की तो सब गंवा बैठेगा। वो तो उस वक्त बहुत कम था। अभी इस वक्त तो जो ना हमारे हिंदुस्तान में जो ना काफ़ी हथियार है, कुछ भी है, हम कभी भी उसके साथ जो ना दुश्मन के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास वेपन कम था, फिर भी जो ना हम लोग लाश को ने। चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे पुराना सपना है भारत और उसके पास के इलाकों पर अपना राज कायम करना। इसीलिए चीन के शासक माओ त्से तुंग ने हथेली सहित 5 फिंगर यानी 5 उंगलियों का फार्मूला दिया था। इसका मकसद एशिया में भारत को पछाड़कर अपना वर्चस्व बनाना। यह थ्योरी कुछ इस तरह है। सबसे पहले आती है हथेली यानी तिब्बत। इस हथेली पर चीन बहुत पहले कब्जा जमा चुका है। इसके बाद उसका मकसद है अंगूठे यानी लद्दाख पर कब्जा जमाना, जिसकी नीयत से वो घुसपैठ करने आया है। उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान पर वो कब्जा जमाने की कोशिश करने वाला है। चीन की कब्जा रीति बहुत पुरानी है, लेकिन नए हिंदुस्तान की नई नीति में चीन मोदी के पंजे में फंस चुका है। यह नीति है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पंचतंत्र। भारत के पंचतंत्र को भी चीन की थ्योरी के हिसाब से देखें तो अंगूठा हुआ भारत की LAC पर मजबूत तैयारी और चीन को पटखनी। इस तनाव के वक्त भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का पूरा समर्थन हासिल है। इसके हिसाब से यह हुई 4 उंगली और 5वीं उंगली हुई रूस, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने की बात फिर दोहराई है। मोदी के इस रणनीतिक मोर्चे में चीन पूरी तरह फंस चुका है, क्योंकि वो दुनिया में अकेला खड़ा रह गया है।
चीन अब 4 देशों के क्वाड यानी 4 कोणीय सुरक्षा चक्र के शिकंजे में फंस चुका है। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संगठन है। अब इस संगठन के देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चीन को घेरने की पुख्ता तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर में दिल्ली में इन चारों देशों की बैठक हो सकती है। इस बैठक में चारों देश एक दूसरे के सैन्य साधनों के आपसी इस्तेमाल पर समझौता कर सकते हैं। भारत के साथ इन 3 देशों के आने से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने भी अब इस बात को समझ लिया है कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीन को रोकने के लिए भारत को इन देशों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए भारत इस महीने क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। चीन इससे सख्त नाराज है। भारत की रणनीतिक जीत यह है कि मजबूत विदेश नीति के जरिए सिर्फ अमेरिका को ही साथ नहीं लाया गया। रूस ने भी चीन के खिलाफ भारत का सहयोग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने रूस भारत की साझेदारी मजबूत करने की बात भी दोहराई। पीएम मोदी ने पुतिन को साझा समिट में भारत आने का न्योता भी दिया। कहते हैं राजनीति और विदेश नीति में संकेतों की भाषा के गहरे मायने होते हैं और ये वो सारे संकेत हैं जो इशारा कर रहे हैं कि चीन सिर्फ एलएसी पर ही नहीं घिरा बल्कि विश्व मंच पर भी घिर गया है। डोकलाम का इशू हो या अब ये लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत का वो साथ दे रहा है। जब से ये टेंशन शुरू हुआ है, रशियन ऑफिशियल भारतीय सैनिक अधिकारी हों या डिप्लोमेट्स हों या उच्च लेवल के ऑफिशियल्स हों, उनके टच में भी बने हैं। और अभी हाल ही में पुतिन ने भी फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। चीन लद्दाख में घुसने का इरादा लेकर एलएसी के नजदीक आया था, लेकिन सेना ने उसे चोटियों से उठाकर पटक दिया और मोदी के पंचतंत्र ने उसे दुनिया के मंच से उठाकर पटक दिया है। एलएसी पर भारत अगर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए। वहां ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से लैस 2 युद्धपोत 6 महीने पहले ही तैनात कर दिए थे। अब वो ताइवान की सेना को भी लड़ाकू विमान और हथियारों की सप्लाई तेज कर चुका है ताकि चीन से निपटने के लिए अमेरिका को अपने सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल ही न करना पड़े। एक दिन पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने ताइवान को 7 किस्म के हथियारों का पूरा पैकेज दे दिया। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली वो मिसाइलें भी हैं जिन्हें ताइवान के लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों की रेंज में दक्षिण पूर्वी चीन के कई शहर हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पिछले साल ही ताइवान को 66 F-16 लड़ाकू विमान भी दिए थे। ये लड़ाकू विमान बनाने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ताइवान में ही अपना एक सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि विमानों की मरम्मत ताइवान में ही हो सके। ताइवान में सक्रिय सैनिकों की संख्या तो 2.25 लाख से कम ही है, लेकिन वहां 16,50,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं जो अपने देश को चीन के हमले से बचाने के लिए किसी भी वक्त जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। रणनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका से हथियार मिलने के बाद ताइवान की सेना चीन का काल बन सकती है, क्योंकि जज्बे के मामले में चीन के सैनिक उनसे बहुत पीछे हैं। चीन के सैनिकों की इसी कमजोरी की पोल लद्दाख में खुल चुकी। गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास भारतीय सेना के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूट टिक नहीं पाए। गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के शव छिपाकर चीन ने अपनी सेना की साख बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया कि गलवान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान और अफसर मारे गए थे। कितने मारे गए थे यह बताने में ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक की जबान भी काम गई। गलवान घाटी का हाल देखने के बाद चीन की सेना को सैनिकों की भर्ती का तरीका भी बदलना पड़ा। पिछले महीने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती के लिए एक वीडियो जारी किया गया ताकि चीन के होनहार नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए लुभाया जा सके। 2015 में अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज की तरफ से अगले 10 साल यानी
2015 में अगले 10 साल मतलब 2025 के लिए चीन की सेना की तैयारियों पर एक दस्तावेज जारी किया गया था। 391 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। जिन कमजोरियों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया था उनमें यह बात भी शामिल थी कि चीन की सेना में बेहतरीन प्रोफेशनल्स की कमी है। उसी को दूर करने के लिए चीन ने अपनी यूनिवर्सिटियों के होनहार छात्रों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया। इसके लिए चीन की सेना में वेतन भी करीब दुगना कर दिया गया। अब योग्य सैनिकों की पहचान और उनकी ट्रेनिंग रातों रात तो हो नहीं सकती। नए रंगरूट जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो चीन की सेना में उन्हीं सैनिकों की भरमार है जिनके हौसले का गुब्बारा फट चुका है। चौपट होने के बहुत करीब चीन। एलएसी पर चीन की सेना धराशायी। हिंद प्रशांत महासागर में चीन पर महासंकट। भारत और चीन की सेना में सबसे बड़ा फर्क है जज्बे का। चीन की सेना की आस्था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है, जबकि भारत की सेना मातृभूमि की रक्षा ही अपना परम धर्म मानती है, फिर चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो। भारतीय सेना के इस जज्बे ने गलवान में सेना की टुकड़ी को बलवान साबित किया और जिस सच से चीन करीब 4 महीने से मुंह छिपाए फिर रहा था, उस सच को उसे मानना ही पड़ा। चीन ने पहली बार माना है कि उसे गलवान झड़प में बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये बात भी चीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाकर ही कबूल की है। चीन ने 94 दिन बाद माना है कि उसे गलवान झड़प में नुकसान हुआ था। गलवान झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट भी किया और लेख भी लिखा। अखबार ने गलवान में सैनिकों के मरने की बात पहली बार कबूल की है, लेकिन मरने वाले सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि चीन का दावा है कि उसके भारत से कम सैनिक मारे गए। इसे चीन की चालाकी ही कहा जाएगा कि उसने गलवान में अपने सैनिकों के मरने की बात तो कबूली, लेकिन अभी तक भी सैनिकों की संख्या नहीं बताई, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो दुनिया भर में चीन की नाक कट जाती और उसके अपने लोग भी उस पर उंगली उठाने लगते। हकीकत तो यह है कि गलवान में चीन के भारत से भी कहीं ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन सच छुपाने के चक्कर में चीन के इन सैनिकों को शहीदों की तरह सम्मानजनक विदाई तक नहीं मिल पाई। गलवान में चीन के साथ सबसे हिंसक झड़प हुई थी। तब से भले चीन सेना एलएसी पर डटी हो, लेकिन उसकी सेना का मनोबल उसी दिन टूट गया था जब उसकी सरकार ने शहीदों को सम्मान तक नहीं दिया। गलवान घाटी में हुए चीनी अफसरों और सैनिकों की मौत को लेकर चीन के अंदर काफी देर से बवाल चल रहा है। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों ने, उसके बाद उन सैनिकों के परिवारजनों ने जो कि शहीद हुए थे, और अब सेना के अंदर इस बात की आवाज उठाई जा रही थी कि हमारे शहीदों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन की सेना एलएसी पर बारूद बरसाकर चीन की जनता को बहला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर महासागर तक पूरी तरह से चीन घिर चुका है। लद्दाख में चीन भारत की तैयारी से हार चुका है। ताइवान ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिससे चीन हिंद और प्रशांत महासागर में भी घिर गया है। सबसे ज्यादा चीन को 2 देश चोट दे रहे हैं, पहला भारत, दूसरा अमेरिका। 2 महीने के अंदर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 2 बार ताइवान का दौरा करने के बाद चीन तिलमिला गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से न खेले। यही नहीं, चीन ने ताइवान के करीब नेवी ड्रिल भी
शुरू कर दी है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच 17 सितंबर की रात ताइपेई पहुंचे हैं। वो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 1979 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका की ओर से अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। दरअसल ये साउथ चाइना सी में चीन को जवाब देने की तैयारी का ही हिस्सा है। कूटनीति और सामरिक स्तर पर अब हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका को ताइवान की मदद करना चीन के लिए एक सैद्धांतिक संदेश है। अमेरिका चीन को बताना चाहता है कि चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दुनिया के सब आजादी प्रिय देश और डेमोक्रेटिक देश एकजुट हैं। अमेरिका के इस कदम से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अपने जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन कई छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और ट्रंप लंबे समय से चीन को दादागिरी न करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन चीन आए दिन दूसरे देशों के आइलैंड के नजदीक अपने सैन्य ड्रिल शुरू कर देता है और दक्षिण चीन सागर में लगातार नकली द्वीप बना रहा है और बार बार जंग की धमकी दे रहा है। इस समय चाइना के अंदर जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे ऐसा लगता है कि चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी जंग किसी भी देश से लड़ सके, और ख़ासतौर से इंडिया या ताइवान को भी वो नहीं छेड़ सकता ज़्यादा। अब चीन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उसने ताइवान को धमकाने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान अमेरिकी अधिकारी की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही ताइवान की सीमा के नजदीक भेजे थे, लेकिन उन्हें ताइवान के विमानों ने खदेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में चीन की हालत यह हो चुकी है कि छोटे छोटे देशों से पार पाना उसके वश में नहीं है और वो भारत से जंग लड़ने के ख्वाब देख रहा है। चीन की बर्बादी का चतुर्भुज तैयार हो चुका है। लद्दाख की चोटियां हो, हिंद महासागर हो या फिर प्रशांत महासागर, चीन हर तरफ से घिर चुका है और दुनिया में अलग थलग पड़कर बेबस हो चुका है। ऐसे में चीन भले LAC पर आंख दिखाए, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची है। शी जिनपिंग की सरकार पाकिस्तान के रास्ते चोर दरवाजे से भारत की जमीन हड़पने की एक साजिश भी रच रही है। लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करने की चाल नाकाम होने के बाद चीन की नजर गिलगित बल्टिस्तान पर है। ऐतिहासिक तौर पर गिलगित बल्टिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है, जिसे 1947 में बंटवारे की आपाधापी पे पाकिस्तान ने आजादी का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसा लिया था। लंबे समय तक पाकिस्तान यही दिखाता रहा कि गिलगित बल्टिस्तान स्वायत्त इलाका है। पहले वो इसे नॉर्दर्न एरियाज यानी उत्तरी क्षेत्र बताता था। गिलगित बल्टिस्तान का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान ने पहले ही चोरी से चीन को बेच रखा है। वहां चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान खुलकर अपनी मनमानी करने की तैयारी में है। पाकिस्तान अब गिलगित बल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश 2009 से शुरू कर दी थी। उसी के तहत नॉर्दर्न एरियाज को उसके पुराने नाम गिलगित बल्टिस्तान के रूप में मान्यता दी गई थी। गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के विरोध की वजह से 5 साल तक गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनाने की हिम्मत नहीं हुई। 2015 में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू होते ही पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के लिए एक कमेटी बना दी। दरअसल CPEC के लिए गिलगित बल्टिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। चीन को यह चिंता सता रही है कि अगर गिलगित बल्टिस्तान POK के साथ ही भारत में चला गया तो CPEC का क्या होगा। पिछले साल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करते समय केंद्र सरकार ने डंके की चोट पर दावा किया था कि गिलगित बल्टिस्तान भी POK की तरह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत उसे वापस लेने लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। तभी से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई। लद्दाख में चीन की सेना की घुसपैठ की एक वजह POK और गिलगित बल्टिस्तान को भी माना जा रहा है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से
पीओके में बैठी पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। एक दिन पहले एलओसी पर उसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकरों को खंडर बना दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की साजिश। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने की साजिश। चीन की शह पर पाकिस्तान ने रची साजिश। एलएसी पर हारे चीन ने रची पीओके में साजिश। इससे पहले हम आपके सामने चीन पाकिस्तान की रची एक और साजिश का पर्दाफाश करें। जरा इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख लीजिए। यह भारतीय जवानों का पाकिस्तान की सेना को दिया जवाब है। दरअसल पाकिस्तान पिछले 4 दिनों से एलओसी पर पुंछ और राजौरी में लगातार हैवी फायरिंग और गोलाबारी कर रहा था। लिहाजा भारतीय सेना ने भी पाक सेना को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो चुकी है। भारतीय सेना ने पीओके के दत्तापानी, गोई और समानी में पाक सेना की 2 गन पोजीशन और 4 फॉरवर्ड बंकर तबाह कर दिए। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए और कई घायल हो गए। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को डेरा शेर खान और नकियाल सेक्टर में भी भारी नुकसान हुआ है। एलओसी पर भारत की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का डर लाजिमी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन के छक्के छुड़ाए, उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना की बोलती बंद है। दरअसल शी जिनपिंग और इमरान खान दोनों को इस बात का डर है कि किसी दिन भारतीय सेना पीओके को आजाद करा लेगी और उसके बाद उनकी सीपेक को लेकर साजिश बेनकाब हो जाएगी। और यही वजह है कि शी जिनपिंग और इमरान खान दोनों मिलकर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर मुशावरत शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक तमाम सियासी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर इत्तफाक हो गया है। दरअसल पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के दर्जे को बदलकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान में कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान सरकार की इस साजिश को खुद ही आम किया था। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इस बारे में औपचारिक घोषणा करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक सभी पक्षों से सलाह मशवरा करने के बाद सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकार देने का ये फैसला किया है। हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों से अपना किया वादा पूरा करने का फैसला लिया है। पब्लिक एंगर गिलगित बाल्टिस्तान के बाशिंदों की, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने आका चीन को खुश करने के लिए पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए खुद इमरान खान वहां का दौरा कर सकते हैं। न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान करने के साथ ही नवंबर तक वहां चुनाव करवाने का ऐलान भी जल्द किया जा सकता है। पाकिस्तान ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन पीओके के गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत पाकिस्तान को यह बता चुका है कि इस इलाके पर उसका कोई अधिकार नहीं है।
पाकिस्तान अपने आका चीन की शह पर गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने का फैसला तो कर चुका है, लेकिन वो भूल गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरासर उल्लंघन है। चीन के प्यार में मदहोश पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लगातार दरकिनार कर रहा है, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे उसका पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर डर है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल का खुलासा है कि पाकिस्तान ये सब अपने आका चीन को खुश करने के लिए कर रहा है। उसकी इस कारगुजारी में चीन का ही फायदा छिपा है। दरअसल इस फैसले के बाद भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के इस रुख से भारत पीओके के पचड़े में उलझ जाएगा, और दूसरा चीन की एक और बड़ी परियोजना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बच जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान में CPEC परियोजना के तहत चीन का 3,51,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से, नॉर्थ ईस्ट में चीन के शिनजियांग से, दक्षिण में पीओके से और साउथ ईस्ट में भारतीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती हैं। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत कभी भी पीओके पर कब्जा जमा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके हाथ से गिलगित बाल्टिस्तान की शक्ल में सोने की खान निकल जाएगी। चीन भी इस बात को जानता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू किया है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान सरकार ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान में यूरेनियम और सोना निकालने का अवैध ठेका चोरी छिपे चीन को दिया है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के बीच एक बांध बनाने के लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना बना रहा है, लेकिन इसका फायदा गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को नहीं मिलेगा। साल 1963 में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गिलगित बाल्टिस्तान की 5800 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बिना गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार से पूछे चीन को तोहफे के तौर में दे दी थी। इतना ही नहीं, जब लोगों ने इसका विरोध किया तो सत्ता पर काबिज पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों ने उनकी आवाज को बंदूक के जोर पर दबा दिया था। फिलहाल चीन ने गिलगित बाल्टिस्तान की 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। गिलगित बाल्टिस्तान से छपने वाले एक उर्दू अखबार रोजनामा बंग शहर ने 13 दिसंबर 2011 को यह खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 50 साल के लिए चीन के पास गिरवी रख दिया है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो वहां रची चीन और पाकिस्तान की तमाम साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। लिहाजा चीन और पाकिस्तान कभी भी पीओके के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा हल नहीं होने देना चाहते। चारों तरफ से घिरे चीन को अब कुछ नहीं सूझा तो उसने पाकिस्तान को अपनी साजिश के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबर है कि भारत के साथ तनाव के बीच ही चीन इन दिनों पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी छोटे परमाणु बम बनाने का काम तेज कर रहा। इसके लिए चीन से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को रेडियो एक्टिव मटेरियल की सप्लाई की जा रही है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार चीन में बहुत ज्यादा हैं। इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन और संचार उपकरणों की बैटरी बनाने, नाइट विजन रात में देखने वाले चश्मे और दूरबीन बनाने, स्टेल्थ यानी रेडार को चकमा देने वाली तकनीक में भी होता है। ऐसे 17 तरह के मेटल हैं जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है, और दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 80% रेयर अर्थ चीन में ही पैदा होता है। अब उन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स की आड़ में पाकिस्तान में चीन परमाणु हथियारों का घातक खेल खेल रहा है। जानकार मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की ये नई सांठगांठ परमाणु आतंकवाद का ही नया रूप है, जिसे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। परमाणु हथियारों के खतरे पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन NTI यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने कुछ समय पहले आगाह किया था कि अगर चीन को भरोसे में नहीं लिया गया तो परमाणु आतंकवाद पर काबू पाना मुश्किल होगा। NTI की ही नवंबर 2019 की रिपोर्ट में बताया गया कि 1970 के दशक से ही पाकिस्तान को परमाणु बम और मिसाइल बनाने में चीन चोरी छिपे मदद कर रहा है। पाकिस्तान के खुशाब परमाणु प्लांट में चीन ने हर साल करीब 64 किलो प्लूटोनियम तैयार करने में मदद की है।
जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। पाकिस्तान में 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो यूरेनियम पर आधारित। पाकिस्तान के पास प्लूटोनियम को संवर्धित करके उसे परमाणु हथियार लायक बनाने की तकनीक थी नहीं। पाकिस्तान के चश्मा परमाणु प्लांट में भी चीन ही तकनीक और सामान दे रहा है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं। अब यह खतरा और बढ़ गया है क्योंकि चीन अब पाकिस्तान के कराची परमाणु बिजली घर में नए किस्म का परमाणु हथियार तैयार करने में जुट गया है। पाकिस्तान की परमाणु साजिश बेनकाब। पकड़ी गई चीन पाकिस्तान की चोरी। चीन पाकिस्तान की खौफनाक चाल का पर्दाफाश। चोर चोर मौसेरे भाई। पाकिस्तान के हुक्मरान चीन की गुलामी करते इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने मुल्क और अपनी आवाम की जरा भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कभी भी परमाणु हथियारों की चोरी की हिमाकत नहीं करता। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की नई परमाणु साजिश का पर्दाफाश किया है। चीन पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान भारत से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए चीन की शय पर इस नई न्यूक्लियर साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार किसी सैनिक फॉर्मेशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसका दायरा सीमित होता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है। चीन बेरियम 133 के सोर्स मटेरियल को पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है। बेरियम 133 को पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट K2 और यूनिट K3 में भेजा जा रहा है। CNNC यानी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और CZEC यानी चाइना जोंगयुआन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने इसके निर्यात की मंजूरी दे दी है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो ये मटेरियल 30 जून 2021 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यही नहीं, चीन पाकिस्तान की प्लूटोनियम से बनने वाले परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। चीन ने इस बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि जिस भी जहाज से ये पाकिस्तान जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर न रुके। पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में मदद कर रहा है और उसे हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि फ्यूल भी शामिल है। और इस तरीके के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की सेनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए कर सकती हैं। न्यूज 18 इंडिया को भारतीय खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक पाकिस्तान को प्लूटोनियम बेस्ड टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक देने की साजिश पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास कम दूरी तक मार करने वाली हथर्व-9 मिसाइल है। पाकिस्तान ने इसे चीन के विशी रॉकेट सिस्टम को कॉपी करके बनाया है। हथर्व-9 मिसाइल 60 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसे मोबाइल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए तेजी से तैनात किया जा सकता है। हथर्व-9 ठोस ईंधन से चलती है, इसलिए इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। जानकारों का भी मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को दरकिनार कर चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा बढ़ाकर उसके दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों से चुराई तकनीक की बदौलत अपने लिए नए परमाणु हथियार बना सके।
ताकि वो दुनिया को इस नए परमाणु हथियार से डरा सके। कमाल देखिए, चीन और पाकिस्तान की इस मिली भगत का पर्दाफाश भारतीय खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी कर चुकी हैं। 2 जनवरी 2020 को भी अमेरिका ने पाकिस्तान की चोरी पकड़ी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चोरी छिपे परमाणु तकनीक से जुड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने बाकायदा एक शेल कंपनी बना रखी थी। पाकिस्तानी एजेंसी की यह शेल कंपनी रावलपिंडी से चलाई जा रही थी। अमेरिका ने आईएसआई के इस नेटवर्क के 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये पांचों पाकिस्तान की परमाणु एजेंसियों के लिए संवेदनशील तकनीक को अमेरिका से हासिल कर उसे चोरी छिपे पाकिस्तान भेजने का नेटवर्क चला रहे थे। अमेरिका के जस्टिस विभाग के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में रहकर आईएसआई के लिए काम करने वाले 5 जासूसों को गिरफ्तार किया। इन 5 की पहचान पाकिस्तान के मोहम्मद कामरान वली, कनाडा के मोहम्मद एहसान वली और हाजी वली मोहम्मद शेख, हांगकांग के अशरफ खान मोहम्मद और ब्रिटेन के अहमद वाहिद के तौर पर हुई। अमेरिका की संघीय अदालत ने इन्हें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी ठहराया। जस्टिस विभाग के मुताबिक सितंबर 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच इन 5 ने अमेरिका से 38 बार पाकिस्तान के लिए संवेदनशील सामान निर्यात किए। ये खरीद शेल कंपनी बिजनेस वर्ल्ड के जरिए हुई, लेकिन वास्तव में उन्हें पाकिस्तान में AERO यानी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और PAEC यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भेजा गया। आईएसआई ने अपने इस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल और UAV यानी मानव रहित विमान तकनीक की चोरी की थी। भारत और अमेरिका के अलावा जर्मनी की एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की चोरी से परमाणु तकनीक हासिल करने की हकीकत दर्ज हुई है। जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान जर्मनी से परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगा था। इसके अलावा पाकिस्तान इन घातक हथियारों के डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से भी उनकी परमाणु तकनीक और घातक मिसाइलों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि पाकिस्तान अपने दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों के जरिए उन देशों से उनके परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक की अवैध जानकारियां जुटाते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि आज से 16 साल पहले पाकिस्तान परमाणु तकनीक चुराने के इल्जाम में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका है। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने अपनी चोरी के लिए पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी थी। आज एक बार फिर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान शर्मिंदा होने की बजाय निहाल